जिस सच से मन्नत 3 साल तक भागती रही, आज वही सच उसकी पूरी दुनिया हिलाने वाला है। एक तरफ टूटती यादें, दूसरी तरफ वेदांश का सबसे बड़ा खुलासा। क्या मन्नत सच जानने के बाद खुद को संभाल पाएगी? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका राय मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मन्नत एक जुनून भाग 24। शेखावत मेंशन का माहौल पूरी तरह बेचैनी से भरा हुआ था। घर में अजीब सा सन्नाटा फैला था, ऐसा सन्नाटा जो किसी आने वाले तूफान का एहसास करा रहा था। दिव्या जी मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन आंसू लगातार गालों पर बह रहे थे। उनके होठ कांप रहे थे। हे भगवान, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना, वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वही रणविजय जी लगातार कबीर को फ़ोन लगाए जा रहे थे, लेकिन हर बार वही जवाब, स्विच ऑफ या फिर नेटवर्क आउट ऑफ कवरेज। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने गुस्से और बेचैनी में फ़ोन सोफे पर फेंक दिया। ये लड़का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? उनकी आवाज़ में डर साफ था। न कबीर का पता, न पंखुड़ी का। आखिर चल क्या रहा है? तभी वहाँ विनोद जी भी आ गए। उनकी भी आंखों में डर था। उन्होंने घबराकर पूछा, कुछ पता चला भाई साहब? रणवीर जी ने गहरी सांस ली। नहीं, मुझे लगता है कि अब मुझे खुद जाकर बाहर देखना होगा। यह सुनते ही दिव्या जी तुरंत उठ खड़ी हुई। उनकी आवाज़ कांप गई। आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रणवीर जी ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन सच तो यह था कि उनका अपना दिल भी बुरी तरह घबरा चुका था। उन्हें बार बार बुरा ख्याल आ रहा था। तभी विनोद जी आगे बढ़े और गंभीर आवाज़ में बोले, भाभी, अब हम लोग घर में बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। हमें बाहर जाकर खुद देखना होगा। रणवीर जी ने भी सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। कबीर फ़ोन नहीं उठा रहा है, पंखुड़ी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। हम ऐसे घर में नहीं बैठ सकते हैं दिव्या। उन्होंने गहरी सांस ली। ये कहते हुए वो दोनों निकल गए। वहीं दिव्या जी दरवाजे के पास खड़ी उन्हें जाते हुए देख रही थी। उनका दिल बुरी तरह काँप रहा था, जैसे कोई अनहोनी बार बार उन्हें अंदर से डरा रही हो। गाड़ी तेजी से मेंशन से बाहर निकल गई। वहीं प्राइवेट रूम, मन्नत की सांसें अब इतनी तेज हो चुकी थी जैसे उसका सीना फट जाएगा। पूरा शरीर डर से काँप रहा था। उसके हाथ पैर सून पड़ते जा रहे थे। न वो एक कदम आगे बढ़ पा रही थी, न पीछे हट पा रही थी। अंधेरा उसके चारों तरफ जाल की तरफ फैल चुका था। तभी अचानक उसे अपने ठीक पीछे किसी की धीमी सांसों का एहसास हुआ। मन्नत का दिल जोर से धड़का। उसकी आंखें डर से फैल गई। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसके होठ बुरी तरह काँप रहे थे और अगले ही पल वो साया बिल्कुल उसके कान के पास झुका। उसकी ठंडी सांसें मन्नत की गर्दन से टकराई। फिर बेहद धीमी लेकिन डरावनी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, अपने कपड़े उतारो बेबी डॉल। ये शब्द सुनते ही जैसे किसी ने उसके सीने में पुराना जख्म फिर से चिढ़ दिया हो। उसका पूरा शरीर झटके से काँप उठा। यह शब्द, यह आवाज़, यह एहसास उसके अंदर कहीं बहुत गहरे दफन उस डर को फिर से जगा रहे थे जिसे उसका दिमाग भूल चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी याद रखे बैठा था। मन्नत की सांसें टूटने लगी। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और अगले ही पल उसका दिमाग फिर उसी अंधेरे कुएं में गिरने लगा। एक डरावनी दुनिया जहाँ चीखें थी, लाचारी थी और घुटन थी। नकाबपोश के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। वह जान चुका था कि मन्नत का दिमाग टूटने लगा है। उसने धीरे से अपनी उंगलियां मन्नत के चेहरे पर फेरी। अपने कपड़े उतारो बेबी डॉल। मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देखना चाहता हूँ, तुम्हें तड़पते हुए महसूस करना चाहता हूँ। मन्नत के हलक से एक बेबस और तड़पती हुई चीख निकली। नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मन्नत इस वक्त पूरी ताकत से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से उसका गला घुट चुका था। उसकी हालत बद से बदतर हो रही थी।
उसे महसूस हो रहा था कि वो साया बिल्कुल उसके पास खड़ा है, इतना करीब कि उसकी मौजूदगी उसकी त्वचा तक को डरा रही थी। वही नकाबपोश की आंखों में अब खतरनाक चमक उतर आई थी और उसी पल मन्नत के दिमाग ने धुंधली तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। राव का कैंपस, अंधेरा कमरा, उसका कांपता हुआ शरीर, उसकी लाचार आंखें और कांपते हाथों से धीरे धीरे अपने ही कपड़े उतारना, वो सारी तस्वीरें मन्नत के दिमाग के पर्दे पर किसी हॉरर फिल्म की तरह कौंधने लगी। दर्द और खौफ का यह मानसिक टॉर्चर इतना भीषण था कि मन्नत का दिमाग तेजी से फटने लगा था। उसकी कनपटी की नसें उभर आई। तभी नकाबपोश मन्नत की तरफ को देखकर दानवी हंसी हंसा। हाँ बेबी डॉल, याद करो वो दिन, अपने दिमाग पर जोर डालो, याद करो कि तुम उस रात कितनी लाचार थी और आज भी तुम मेरे आगे उतनी ही लाचार हो। मन्नत ने अपने सिर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था। दर्द अब उसकी सहन शक्ति से बाहर जा चुका था। उसकी सांसें टूट रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका था। धुंधली तस्वीरें अब साफ होने लगी थी और तभी उसकी आंखों के सामने आखिरी तस्वीर उभरी। आलिया, उसका चेहरा, उसकी आंखें और उसके साथ जुड़ा हुआ दर्द। मन्नत की आंखें डर से फैल गई। नहीं, उसके होठ कांपे, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया। धड़ाम, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर चुकी थी, क्योंकि अब उसका दिमाग पूरी तरह शट डाउन हो चुका था। कमरे में कुछ सेकंड तक डरावनी खामोशी छाई रही। फिर नकाबपोश धीरे धीरे उसके पास घुटने के बल बैठ गया। उसने मन्नत की गर्दन के पास उंगलियां रखकर उसकी नब्ज चेक की। धड़कन बहुत धीमी थी, लेकिन चल रही थी। उसके नकाब के पीछे से धीमी हंसी निकली। मन्नत, तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हें जान से मारना मेरा मकसद ही नहीं है। तुम्हें तो इस दुनिया में जिंदा रखना है, लेकिन तड़पा तड़पा कर तुम्हें ऐसी ज़िंदगी देनी है जो मौत से भी बदतर हो। मेरा काम आज का पूरा हो गया। अब देखना तो यह है कि जब कल सुबह तुम्हारी आंखें खुलेगी तो तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह उठती हो या किसी बेबस पागल की तरह। और रहा वह तुम्हारा किंग वेदांश राठौर, तो आज तो उसे भगवान ही बचाएगा। आखिरी बार उसने मन्नत को घूरा और वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ लूना तेजी से उस नकाबपोश का पीछा कर रही थी, लेकिन अचानक वह साया गलियारों के बीच ऐसे गायब हुआ जिसे वहाँ कोई था ही नहीं। लूना तुरंत रुक गई। उसकी तेज नज़रें चारों तरफ घूमी, लेकिन पूरा कॉरिडोर खाली था। उसकी बेचैनी अचानक कई गुना बढ़ गई। सिट, वो दांत भिंचकर बोली और अगले ही पल बिजली की तेजी से वापस प्राइवेट रूम की तरफ भागी। जैसे ही उसकी नज़र खुले दरवाजे पर पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। मन्नू, वो लगभग दौड़ती हुई अंदर गई। तब तक लाइट वापस ऑन हो चुकी थी और सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मन्नत जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर बिल्कुल ढीला था, चेहरा बुरी तरह पीला पड़ चुका था। लूना तुरंत उसके पास घुटने के बल बैठ गई। मन्नू, उसकी आवाज़ पहली बार सच में डर से काँप रही थी। वहीं कबीर की आंखों में खून उतर आया था। उसकी बंदूक की पकड़ इतनी कस चुकी थी कि नसें तक उभर आई थी। अगर पंखुड़ी को कुछ हुआ भी ना, उसकी आवाज़ मौत जैसी ठंडी थी। तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। ऊपर खड़ा नकाबपोश जोर से हंस पड़ा। यही गुस्सा चाहिए था मुझे, क्योंकि गुस्से में तुम लोग गलतियां करते हो। उसने रिमोट को उंगलियों में घुमाया। देख रहे हो, बस एक बटन और पूरी फैक्ट्री आग का कब्रिस्तान बन जाएगी। तभी नकाबपोश ने रिमोट का एक बटन दबाया। बीप बीप बीप, पूरी फैक्ट्री में रेड लाइट्स चमकने लगी और अगले ही पल पंखुड़ी की कुर्सी धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। कबीर की सांस अटक गई। उसने ऊपर देखा। पंखुड़ी अब सीधे उस लोहे के प्लेटफॉर्म के नीचे लटक रही थी जिसके चारों तरफ बम फिट थे। पंखुड़ी, कबीर दहाड़ा, लेकिन नकाबपोश की हंसी और गूंज उठी। भागो, बचाओ और मर जाओ कबीर। आज देखता हूँ वेदांश राठौर के सिर अपने लोगों को कैसे बचाते हैं। कबीर अब खुद पर कंट्रोल खो चुका था। वह पागलों की तरह ऊपर भागने लगा। बॉस रुको, शिव चिल्लाया, लेकिन कबीर सुनने की हालत में नहीं था। तभी धड़ाम,
ऊपर का पूरा लोहे का रास्ता अचानक ब्लास्ट से उड़ गया। आग की लपटें चारों तरफ फैल गई। मयंक पीछे की तरफ गिरा। शिव का लैपटॉप दूर जा टकराया और कबीर सीधे नीचे लोहे के पाइप्स के बीच जा गिरा। उसके माथे से खून बहने लगा। नकाबपोश की आंखों में पागलपन उतर आया। यस, यही चाहता था मैं। लेकिन तभी पूरी फैक्ट्री के बाहर अचानक कई ब्लैक एसयूवी कार रुकी। ब्रेक्स की आवाज़ ने पूरा माहौल हिला दिया और अगले ही पल धड़ 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 एक साथ दर्जनों बॉडीगार्ड्स फैक्ट्री में घुस आए। उनके हाथों में हाईटेक वेपन्स थे। उनकी चाल देखकर ही समझ आ रहा था कि अब असली मौत मैदान में उतर चुकी है। नकाबपोश की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ी। तभी फैक्ट्री के मेन गेट पर भारी कदमों की आवाज़ गूंजी। टक टक टक। पूरा माहौल अचानक खामोश होने लगा। यहाँ तक कि दुश्मनों की फायरिंग भी धीमी पड़ गई। और फिर अंधेरे धुएं के बीच से एक साया बाहर निकला। ब्लैक शर्ट, खून जैसी लाल आंखें और चेहरे पर मौत जैसा सन्नाटा। वेदांश राठौर। उसकी नज़र सबसे पहले घायल कबीर पर पड़ी, फिर ऊपर लटकी पंखुड़ी पर और आखिर में उस नकाबपोश पर। कुछ सेकंड तक वह बस उसे देखता रहा, इतनी खामोशी से कि सामने वाले के शरीर में डर उतर जाए। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मेरे लोगों को छूने की गलती। उसने अपने दोनों गन्स लोड की। बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। अगले ही पल धड़ाम, उसकी पहली गोली सीधे एक दुश्मन के सिर के आर पार गई। दूसरी गोली दूसरे आदमी की छाती चिर चुकी थी। वेदांश किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि मौत की तरह आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ खून था और पहली बार ऊपर खड़े नकाबपोश के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। पूरा फैक्ट्री अब युद्ध का मैदान बन चुका था। चारों तरफ गोलियों की आवाज़, बारूद की गंध और लोगों की चीखें गूंज रही थी। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा खौफनाक अगर कोई था तो वह था वेदांश राठौर। उसकी आंखों में ऐसा खून उतर आया था जिसे देखकर उसके अपने बॉडीगार्ड्स तक कांप उठे। उसने सामने आते एक आदमी को इतनी बेरहमी से गोली मारी कि वह सीधे लोहे की दीवार से जा टकराया। दूसरा आदमी पीछे से उस पर हमला करने आया, लेकिन वेदांश ने बिना पीछे देखे उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठाया और अगले ही पल उसका सिर लोहे के पाइप पर दे मारा। खून चारों तरफ फैल गया। वह बिल्कुल नहीं रुक रहा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन हर कदम किसी की मौत लेकर चल रहा था। वहीं कबीर भी खुद को संभाल चुका था। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ पंखुड़ी थी। उसने दहाड़ते हुए सामने वाले आदमी को मुक्का मारा, इतनी जोर से कि वह सीधा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कहाँ है तू? तभी ऊपर वाली रेलिंग पर अचानक वही नकाबपोश दिखाई दिया और उसके हाथ में अब पंखुड़ी थी। पंखुड़ी आधी बेहोशी की हालत में थी। उसके हाथ अब भी बंधे हुए थे। कबीर की सांसें रुक गई। पंखुड़ी, उसने चिक्कर कहा। नकाबपोश की आंखों में पागलपन उतर आया। उसने पंखुड़ी को रेलिंग के बिल्कुल किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। चलो कबीर, देखते हैं कितना प्यार करते हो अपनी पत्नी से। वेदांश की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई। डोंट, उसकी आवाज़ गूंजी, लेकिन नकाबपोश हंस पड़ा और अगले ही पल उसने पंखुड़ी को सीधे नीचे फेंक दिया। पंखुड़ी, कबीर की चीख पूरी फैक्ट्री में गूंज उठी। वह बिना एक सेकंड गवाए हवा में उछला। उसका दिल जैसे रुक चुका था और अगले ही पल उसने गिरती हुई पंखुड़ी को अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों जोर से नीचे गिरे। कबीर ने पूरी ताकत से पंखुड़ी को खुद से चिपका लिया ताकि उसे चोट ना लगे, लेकिन ठीक उसी पल नकाबपोश ने ऊपर से गोली चला दी। गोली सीधे कबीर की तरफ आई। मयंक की आंखें फैल गई। कबीर, लेकिन कबीर हट नहीं पाया क्योंकि उसकी बाहों में पंखुड़ी थी। अगले ही पल गोली उसके सीने को हल्का सा चिरते हुए निकल गई। आह! कबीर दर्द से कराहा। उसके सीने से खून बहने लगा। पंखुड़ी की आंखें आधी खुली और जैसे उसने कबीर को खून में देखा, उसकी टूटी हुई आवाज़ निकली, कबीर। कबीर ने दर्द में भी मुस्कुराने की कोशिश की। उसने उसके माथे को पकड़कर कहा, मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। लेकिन ऊपर खड़ा नकाबपोश फिर हंसने लगा क्योंकि उसका असली निशाना अभी भी जिंदा था।
और तभी एक गोली बिजली की रफ्तार से ऊपर गई। नकाबपोश के हाथ से रिमोट उड़ चुका था। उसकी आंखें फैल गई। नीचे वेदांश खड़ा था। उसकी दोनों गन से धुआं निकल रहा था। वहीं दूसरी ओर लूना तुरंत घुटने के बल मन्नत के पास बैठ गई। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने जल्दी से मन्नत की नब्ज चेक की। धड़कनें बुरी तरह अस्थिर थी। नो नो मनु। लूना की सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत अपनी किट खोली और उसमें से नींद का इंजेक्शन निकाला। अगले ही पल उसने इंजेक्शन मन्नत को दे दिया ताकि उसका दिमाग किसी तरह शांत हो सके। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मन्नत का दिमाग पूरी तरह उन डरावनी तस्वीरों में फंस चुका था। और सबसे खतरनाक बात यह थी, उसके दिमाग में सिर्फ राव या कैंपस की यादें ही उभर रही थी। सिर्फ वही, क्योंकि नकाबपोश ने बहुत चालाकी से उसके दिमाग को उसी दर्दनाक हिस्से की तरफ धकेल दिया था जो उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक अंधेरा था। वह अंधेरी दुनिया जिसका दर्द मन्नत न तब सह पाई थी, न आज सह पा रही थी। मन्नत का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। लूना की आंखें भर आई। उसके चेहरे पर पहली बार साफ डर दिखाई दे रहा था। मनु प्लीज़ शांत हो जाओ, ये सिर्फ यादें हैं, हकीकत नहीं है, वह फुसफुसाई। लेकिन अगले ही पल मन्नत का शरीर और बुरी तरह झटका खाने लगा। लूना ने तुरंत दूसरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन निकाला। उसके हाथ अब सच में कांप रहे थे। शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ, उसने इंजेक्शन देते हुए कहा। मन्नत की मुठिया उसके पेट के पास कस चुकी थी। उसके होठों से बस एक ही शब्द बार बार टूट कर निकल रहा था, आलिया। और तभी अचानक उसके दिमाग में एक और तस्वीर कौंधी। एक तेज रोशनी, चिखती हुई ब्रेक्स और फिर वही भयानक एक्सीडेंट। वही एक्सीडेंट जिसमें वो आलिया को खो चुकी थी। मन्नत का शरीर एक आखिरी बार बुरी तरह कांपा। फिर अचानक सब शांत हो गया, पूरी तरह शांत। लूना का दिल धक से रह गया। उसकी सांस अटक गई। मनु, उसने घबराकर मन्नत के चेहरे को थपथपाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसके लिए समझना मुश्किल हो गया था कि यह अचानक क्या हुआ। क्या इंजेक्शन असर कर गया या फिर कुछ और हो गया था। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, खौफ उतर आया था। लेकिन उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। यह रोने का वक्त नहीं था। अगर उसे मन्नत को संभालना था तो खुद को मजबूत रखना ही होगा। उसने तुरंत नज़रें उठाई और केबिन के अंदर बने दूसरे छोटे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। यह वेदांश का इमरजेंसी मेडिकल रूम था। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। कमरे के अंदर जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट और इमरजेंसी दवाइयाँ रखी हुई थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल हो सके। लूना तेज़ी से अंदर गई। उसके हाथ अभी भी काँप रहे थे, लेकिन दिमाग पूरी कोशिश कर रहा था कि शांत रहे। उसने जल्दी जल्दी मेडिकल कैबिनेट खोले। फिर उसकी नज़र ग्लूकोज की बोतल पर पड़ी। उसने तुरंत बोतल उठाई, क्योंकि इस वक्त मन्नत का शरीर पूरी तरह कमज़ोर पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके शरीर में इस समय सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी हो रही है। लेकिन इतना साफ था कि उसका शरीर और दिमाग दोनों बुरी तरह शॉक में था और अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उसे स्टेबल रखना। लूना तुरंत वापस मन्नत के पास आई। उसने तेज़ी से स्टैंड सेट किया, ड्रिप तैयार की और बहुत सावधानी से मन्नत के हाथों में कैनुला फिट किया। प्लीज़ मनु, वो धीमे से बुदबुदाई, बस थोड़ी देर और। धीरे धीरे ग्लूकोज मन्नत के शरीर में जाने लगा। लूना लगातार उसकी नब्ज चेक कर रही थी। हर सेकंड उसके लिए भारी हो रहा था। उसे डर था कि कहीं मन्नत का दिमाग फिर से उसी ट्रॉमा में ना फंस जाए। उसने धीरे से मन्नत के माथे पर हाथ फेरा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन अंदर ही अंदर खुद समझ नहीं आ रहा था कि हालात उसके हाथों से कितनी दूर निकल चुके हैं। वहीं मयंक और शिव तुरंत कबीर की तरफ भागे। कबीर अभी भी पंखुड़ी को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। उसकी शर्ट खून से भीग चुकी थी। गोली उसके सीने को छू कर निकली थी, लेकिन खून लगातार बह रहा था। फिर भी उसकी नज़र सिर्फ पंखुड़ी पर था। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी, आंखें खोलो। लेकिन पंखुड़ी अब पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। यह देखकर कबीर की आंखों में फिर से खून उतर आया। तभी वेदांश तेजी से उनके पास आया। उसने एक नज़र कबीर के जख्म पर डाली और फिर पंखुड़ी को देखा। उसकी मुठिया कस गई। मयंक, उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी।
इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ, किसी भी हालत में कुछ नहीं होना चाहिए। शिव और मयंक ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वहीं कबीर गुस्से में उठने की कोशिश करने लगा। नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वेदांश ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से जल रही थी। आज वो मुझसे नहीं बचेगा, ये कहकर वेदांश पलटा और बिजली की रफ्तार से फैक्ट्री के अंदर की तरफ भाग गया। वहीं दूसरी तरफ नकाबपोश सब समझ गया था कि उसका पूरा प्लान फेल हो चुका है, तो वह तुरंत फैक्ट्री के पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे वह पीछे के दरवाजे से बाहर निकला, उसके कदम वहीं रुक गए। सामने अंधेरे में वेदांश खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरे पर खून के छींटे थे और हाथ में लोडेड गन। लेकिन इस वक्त वह इंसान कम और राक्षस ज़्यादा लग रहा था। ऐसा राक्षस जो अब किसी को जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं था। नकाबपोश एक कदम पीछे हटा। उसकी उंगलियां भी धीरे धीरे अपनी गन लोड करने लगी। लेकिन तभी वेदांश की ठंडी आवाज़ अंधेरे में गूंजी, बस कर वैभव, अब ये नकाब उतार भी दे। नकाबपोश की आंखें सिकुड़ गई और वेदांश आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज़ सुनसान जगह में गूंज रही थी। तुझे क्या लगा तू इस नकाब के पीछे छुपकर खेल खेलेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? उसकी आंखों में अब खतरनाक चमक उतर आई थी। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने मेरे लोगों को छुआ है, और जो मेरे लोगों को छूता है। वेदांश ने अपनी गन सीधी उसकी तरफ तान दी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। लेकिन अगले ही पल नकाबपोश अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी उस सुनसान फैक्ट्री की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। एक ऐसी हंसी जिसमें पागलपन था, जहर था और बरसों की नफरत थी। वेदांश की मुट्ठियाँ कस चुकी थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। फिर अगले ही पल नकाबपोश ने धीरे धीरे अपने चेहरे से नकाब उतार दिया और जैसे उसका चेहरा सामने आया वह वैभव था। लेकिन हैरानी की बात यह थी, उसकी आंखों में वेदांश के लिए ना डर था ना खौफ, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वह मुस्कुराया। उसका आधा जला हुआ चेहरा और भी डरावना लग रहा था। तू मुझे मारेगा? वह धीरे धीरे हंसते हुए बोला। कितनी बार मारेगा मुझे वेदांश राठौर? हर बार खत्म होकर भी मैं लौट आता हूँ। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई। चल उठा बंदूक, सीधे मेरे सीने पर तान और चला दे गोली। वो और करीब आया, लेकिन इस बार मुझे मारकर भी तू नहीं जीतेगा। वेदांश की नज़रें खतरनाक तरीके से उसकी आंखों में गड़ी थी। तभी वैभव ने बेहद धीमी लेकिन जहरीली आवाज़ में कहा, क्योंकि तू यहाँ खड़ा है और तेरी मन्नत इस वक्त अपनी यादों में तड़प रही है। बस इतना सुनना था। वेदांश की आंखों में खतरनाक तूफान उतर आया। अगले ही पल उसने वैभव की कॉलर पकड़कर उसे दीवार से दे मारा। दीवार तक हिल गई और फिर वेदांश का मुक्का सीधे वैभव के जले हुए चेहरे पर पड़ा। वैभव के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। उसके होठों से खून बह निकला, लेकिन वह फिर भी हंस रहा था और यही चीज़ वेदांश को और खतरनाक बना रही थी। वेदांश ने उसकी कॉलर और कस दी। उसकी आवाज़ अब मौत जैसी लग रही थी। अगर अपनी गंदी जुबान से मेरी मन्नत का नाम भी लिया ना, तो तेरी जुबान काट दूंगा। लेकिन वैभव फिर हंस पड़ा। उसकी आंखों में जुनून उतर आया था। तेरी मन्नत? वह पागलों की तरह हंसा। वह मेरी मन्नत थी जिसे तूने मुझसे छीन लिया, लेकिन हमने उसके साथ वो किया जो तू चाह कर भी रोक नहीं पाया। वेदांश की पकड़ और भी मजबूत हो गई। उसकी नसें उभर आई, लेकिन वैभव रुकने वाला नहीं था। वो जहरीली मुस्कान के साथ बोला, तुझे पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? वह तुझे ही भूल गई, पूरी तरह भूल गई। और अब उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। अब तो शायद वो पागल होने वाली है। यह सुनकर पहली बार वेदांश के चेहरे का रंग उड़ा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसे एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया। तभी वैभव उसके बिल्कुल करीब झुककर फुसफुसाया, तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से तेरे सामने आ गया? ये तेरा खेल नहीं था वेदांश, ये मेरी चाल थी। वह ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। तुझे यहाँ रुकना जरूरी था ताकि तू वहाँ ना पहुँच पाए जहाँ तेरी मन्नत अपनी यादों से लड़ रही है।
तड़प रही है। और शायद उसने वेदांश की आंखों में देखते हुए कहा, कल सुबह तक वह अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठे। पूरा माहौल अचानक खामोश हो गया और उसी खामोशी में पहली बार वेदांश राठौर की आंखों में डर उतरा। वैभव पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वहीं वैभव पागलों की तरह हंसता जा रहा था। उसकी हंसी अब किसी इंसान की नहीं, एक टूटे हुए दरिंदे की तरह लग रही थी। क्या हुआ किंग? डर गया? वो फिर से हंसा। तू हार गया वेदांश राठौर, तू हार गया। उसकी आवाज़ पूरी फैक्ट्री में गूंज रही थी। तू मुझे मार देगा, लेकिन मुझ जैसे और भी हैं जो परछाइयों में छुपे हुए हैं। तू उन्हें पकड़ने जाएगा और तेरे हाथ सिर्फ साए लगेंगे। वो खून थूकते हुए फिर हंसा। तेरी हार तय है। ना तेरी मन्नत के पास उसकी यादें हैं और ना तेरे पास तेरी मन्नत। उसने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, क्या करेगा तू? 3 साल पहले तू अपने बाप और भाई को नहीं बचा पाया और अब अपनी मन्नत को बचा नहीं पाएगा। बस यही वो पल था जो वेदांश के अंदर कुछ टूट गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी मुट्ठियाँ इतनी बुरी तरह भींच चुकी थी कि हथेलियों से खून निकलने लगा। लेकिन अगले ही पल जब उसने अपनी आंखें खोली तो उनमें सिर्फ एक चीज़ थी, विनाश। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया जला देगा। उसका पहला मुक्का वैभव के चेहरे पर पड़ा। वैभव की दर्दनाक चीख फैक्ट्री में गूंज गई, लेकिन वेदांश रुका नहीं। दूसरा वार, तीसरा, चौथा। वह वैभव को बेरहमी से मारता जा रहा था, इतनी बेरहमी से कि वैभव का चेहरा खून से भर चुका था। उसकी चीखें हवा में घुल रही थी, लेकिन वेदांश की आंखों में जरा भी रहम नहीं था, क्योंकि इस वक्त उसे सिर्फ मन्नत दिखाई दे रही थी। उसकी तरफ उसका डर, उसकी टूटी हुई हालत। तभी पीछे से उसके बॉडीगार्ड्स दौड़ते हुए आए। किंग! लेकिन वेदांश ने बिना पलटे कहा, इसे जिंदा रखो। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि सबकी रूह कांप गई। इसका हर सेकंड दर्द से गुजरना चाहिए। ये कहकर उसने वैभव को वहीं छोड़ दिया और बिजली की रफ्तार से अपनी गाड़ी की तरफ भागा। अगले ही पल उसकी कार सड़क पर हवा चिरती हुई दौड़ रही थी। स्पीड इतनी तेज थी जैसे मौत खुद उसके पीछे भाग रही हो। वेदांश का दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। सीने में ऐसा दर्द उठ रहा था जिससे कोई अंदर से उसे चिर रहा हो। उसकी आंखों में दर्द के साथ आंसू उतर आए थे। वह बार बार सिर्फ एक ही बात बुदबुदा रहा था, कुछ नहीं होगा जान को, कुछ नहीं होगा। बस एक बार मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। उसने एक्सीलेटर और ज़ोर से दबा दिया। वहीं दूसरी तरफ मयंक और शिव किसी तरह कबीर और पंखुड़ी को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुँचे। इमरजेंसी वार्ड का पूरा माहौल अफरा तफरी में भर चुका था। डॉक्टरों की टीम तुरंत दोनों के इलाज में लग गई। रात अब काफ़ी गहरी हो चुकी थी। पूरा हॉस्पिटल अजीब सी बेचैनी में डूबा था। मयंक और शिव दोनों की हालत भी बहुत ख़राब थी। उनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, चेहरों पर थकान, आंखों में डर और भीतर बेचैनी साफ दिख रही थी। तभी अचानक शेखावत मेंशन में बैठे राजवीर जी और विनोद जी के मोबाइल की रिंग बजी। दोनों पहले से ही बेहद परेशान थे। राजवीर जी ने जैसे स्क्रीन पर मयंक का नाम देखा, उनका दिल जोर से धड़का। उन्होंने तुरंत कॉल उठाया, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? उनकी कांपती आवाज़ निकली। दिव्या जी जो मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी, घबराकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? राजवीर जी की आंखें भर आई। उन्होंने बस इतना कहा, कबीर और पंखुड़ी हॉस्पिटल में हैं। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही देर में राजवीर जी, दिव्या जी और विनोद जी तीनों सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने मयंक और शिव को उस हालत में देखा, उनका दिल बैठ गया। दिव्या जी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? पंखुड़ी कैसी है? मयंक एक पल के लिए चुप रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि सच यह था कि इस वक्त किसी की भी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। उसने राजवीर जी के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज़ में कहा, अंकल प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं सारी बातें बाद में बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि कोई हमारे बिजनेस का पुराना दुश्मन था, उन्होंने ही ये सब किया है। लेकिन डोंट वरी, कबीर और पंखुड़ी अब खतरे से बाहर है। हालांकि उसके शब्द शांत थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर बाकी था।
तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर निकले। सब एक साथ उनकी तरफ दौड़े। डॉक्टर ने मास्क हटाते हुए कहा, अब वे लोग ठीक हैं। मिस्टर कबीर का काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है। अगर सब ठीक रहा तो सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। यह सुनते ही सभी के चेहरे पर राहत उतर आई। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ वेदांश तेज रफ्तार से डोमिनियन एंटरप्राइजेस पहुंच चुका था। उसकी सांसें भारी थी, सीने में दर्द लगातार बढ़ रहा था। भागते भागते उसका पैर तक लड़खड़ा गया, लेकिन उसके कदम रुके नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, मन्नत। जैसे ही उसने केबिन का दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें फैल गई। पूरा केबिन तहस नहस पड़ा था। कांच टूटे हुए थे, फर्श पर गोलियों के निशान थे, लेकिन उसने एक सेकेंड भी वहां बर्बाद नहीं किया। वो सीधे प्राइवेट रूम की तरफ भागा और जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी सांसें अटक गई। सामने मन्नत बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा बुरी तरह पीला पड़ चुका था, हाथों में ड्रिप लगी थी और लूना उसके पास बैठी हुई थी। लूना की हालत भी बहुत खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। जैसे उसने वेदांश को देखा, उसके चेहरे पर हल्की राहत आई। वेदांश की आवाज़ कांपी, क्या हुआ इन्हें? ये ठीक तो है ना? लूना कुछ बोलने ही वाली थी। किंग, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वेदांश ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया, क्योंकि वह समझ गया था जो होना था वह हो चुका था। अब वो धीरे धीरे मन्नत के पास जाकर बैठ गया। उसने कांपते हाथों से मन्नत का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी नज़रें बस उसी पर टिक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो डर रहा हो कि अगर उसने एक पल भी नज़रें हटाई तो शायद उसे खो देगा। उसने धीरे से मन्नत की उंगलियों को सहलाया। उसकी आंखों में दर्द साफ उतर आया था। वह बहुत धीमी आवाज़ में कहा, जान, मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से छनकर कमरे के अंदर आ रही थी। वही धूप जो हमेशा मन्नत के चेहरे पर चमक बिखेर देती थी, लेकिन आज वह धूप भी फीकी लग रही थी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वेदांश पूरी रात उसी तरह बैठा रहा। एक पल के लिए भी उसकी नज़रें मन्नत के चेहरे से नहीं हटी थी। उसने शायद पलक तक नहीं झपकाई थी। उसकी उंगलियां अब भी मन्नत के हाथों को थामे हुए थी। तभी मन्नत की पलकें हल्के हल्के हिली। लूना का दिल जोर से धड़का। वेदांश की सांसें अटक गई और अगले ही पल मन्नत ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। कुछ सेकेंड पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। मन्नत की सांसें अब भी तेज चल रही थी। उसका चेहरा पसीने से भींगा हुआ था। दिल जैसे अभी भी डर से भाग रहा था। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई। वेदांश की आंखों में हल्की उम्मीद चमकी। वह कुछ बोलने ही वाला था, तभी मन्नत की नज़र अपने हाथ पर पड़ी, जहां वेदांश का हाथ उसके हाथों को थामे हुए था, और अगले ही पल उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया, जैसे किसी जलती चीज़ को छू लिया हो। वो तेजी से पीछे हट गई। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। पूरा शरीर डर से कांपने लगा। वेदांश एक पल के लिए समझ ही नहीं पाया। उसकी आवाज़ कांप गई, जान, लेकिन मन्नत और पीछे हट गई। उसने दोनों हाथ अपने सामने रख लिए। आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास मत आइए, प्लीज़। वेदांश वहीं जड़ हो गया। उसका दिल जैसे किसी ने बेरहमी से मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी आंखें बस मन्नत पर टिकी रह गई। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई उससे उसकी सांसें छीन रहा हो। लूना भी एकटक मन्नत को देख रही थी। उसकी आंखें भर आई थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि मन्नत का दिमाग अभी भी उसी अंधेरी रात में फंसा हुआ है, राव का कैंपस में, उस डर में, उस घुटन में। मन्नत अब रोते हुए बड़बड़ाने लगी, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ, बहुत गंदी। उसने मुझे गंदा कर दिया है। वे बहुत गंदे हैं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत छूइए। वह लगातार बोले जा रही थी। हालांकि उसका दिमाग खुद नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कह रही है, लेकिन उसके होठ वही शब्द दोहरा रहे थे जो उसके अंदर सबसे गहरे जख्म बनकर जिंदा हो गए थे। हर शब्द वेदांश के सीने में तीर की तरह चुभ रहा था। उसकी आंखें लाल होने लगी। जबरा बुरी तरह भिज गया, लेकिन इस वक्त उसकी सारी ताकत, सारी नफरत, सारा गुस्सा बेबस हो चुका था, क्योंकि सामने बैठी लड़की उससे डर रही थी।
उसी से जिससे वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित थी। मन्नत अब अपने ही शरीर को दोनों हाथों से ढकने लगी, जिससे खुद को किसी से बचा रही हो। उसकी आंखें फटी हुई थी, सांसें टूट रही थी और अचानक उसने चीखते हुए अपने कान बंद कर लिए। नहीं, मैं कपड़े नहीं उतारूंगी, प्लीज़ मुझे मत देखो। यह सुनते ही वेदांश की आंखों में नमी उतर आई, क्योंकि उसने समझ लिया था दुश्मन ने सिर्फ मन्नत की यादें नहीं छेड़ी थी, उसने उसकी रूह को फिर से उसी नरक में धकेल दिया था। तभी अचानक मन्नत की सांसें फिर से तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने धुंधली तस्वीरें चमकने लगी। एक चेहरा, एक लड़की, आलिया। उसके होठों से धीमी आवाज़ निकली, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि यह नाम कौन है। क्यों उसके दिल में दर्द उठा इस नाम से, और अगले ही पल वो झटके से बेड से उठ गई। वेदांश और लूना दोनों चौंक गए। मन्नत लड़खड़ाते कदमों से सीधे कमरे में लगे बड़े शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें बुरी तरह टूट रही थी। वो खुद को घूरने लगी, एकटक, जैसे पहली बार खुद को देख रही हो। फिर अचानक उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर उतर आया। ये मेरी आंखें, मेरी आंखों का कलर ऐसा नहीं था। ये कौन है? उसकी आवाज़ काँप रही थी। वो शीशे को छूने लगी। अपना चेहरा, अपने बाल, अपने होठ, सब कुछ जैसे उसके लिए अजनबी हो चुका था। मेरे बाल तो लंबे थे। मैं ऐसी नहीं थी। मैं कौन हूँ? उसका दिमाग जैसे फटने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। कनपटियों की नसें उभरने लगी। सांसें और भी तेज हो गई। वो वापस आ गया है। वो मुझे फिर से। उसका गला रुक गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वह डर से कांप उठी। वह मुझे फिर से कपड़े उतारने को कहेगा, लेकिन क्यों? मैं क्यों उतारूं? मैंने क्या किया था? वह पूरी तरह टूटती जा रही थी। उसका दिल और दिमाग अब दो अलग दिशाओं में भाग रहे थे। कुछ यादें उसे खींच रही थी, कुछ सच्चाइयाँ उससे छुप रही थी, और बीच में वो खुद को खो चुकी थी। वहीं वेदांश बस बेबस होकर उसे देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन उनमें गुस्से से ज़्यादा दर्द था। वह समझ चुका था मन्नत की यादें सिर्फ राव के कैंपस तक जाकर रुक गई है। वह ना तो उसके पीछे का कुछ सोच पा रही है, ना ही उसके आगे का। इसलिए वह ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कोई डरी हुई लड़की जो किसी नरक से भाग कर आई हो। वो खुद को पहचानने की कोशिश कर रही थी। कभी शीशे को छूती, कभी अपने चेहरे को, कभी पीछे मुड़कर डर से कमरे को देखती, जैसे कोई अभी अंधेरे से निकलकर उसे पकड़ लेगा। अचानक उसने शीशे पर हाथ मार दिया। मैं वो नहीं हूँ, मैं गंदी नहीं हूँ। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज गई, और अगले ही पल वो घुटने के बल नीचे गिर गई। दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर रोने लगी। उसकी हालत अब किसी टूटे हुए इंसान जैसी थी। लूना की आंखें भर आई थी, और वेदांश वो वहीं खड़ा था, पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, लेकिन अपनी ही मन्नत के सामने पूरी तरह हार चुका था। मन्नत कोने में जाकर सिमट गई थी। अपने दोनों घुटनों को मुड़कर अपने चेहरा उसी में छुपा लिया था। फिर अगले ही पल फूट फूट कर रो पड़ी, ऐसे जैसे उसके अंदर सालों से दबा दर्द आज बाहर निकल आया हो। उसकी हर सिसकी वेदांश के कलेजे को चिर रही थी। उसकी मुठ्ठियाँ इतनी कस चुकी थी कि नसें उभर आई थी, लेकिन इस वक्त वो गुस्से से ज़्यादा टूट चुका था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे अंदर से खुद को संभाल रहा हो, जिसे खुद को रोक रहा हो, ताकि उसका दर्द मन्नत पर और भारी ना पड़े। फिर उसने धीरे से गहरी सांस ली और बेहद धीमे कदमों से मन्नत के सामने जाकर बैठ गया। मन्नत अभी भी काँप रही थी। उसकी सिसकियाँ रुक ही नहीं रही थी। तभी वेदांश ने बहुत प्यार से अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। बस इतना सा स्पर्श, लेकिन मन्नत जैसे उसी पल टूट गई। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाई। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी, आंसुओं से भरी हुई। कुछ सेकेंड वह बस वेदांश को देखती रही, और अगले ही पल वो झटके से आगे बढ़ी और सीधे वेदांश के सीने से लग गई, और फिर जोर जोर से रोने लगी। उसकी उंगलियां वेदांश की शर्ट को कसकर पकड़ चुकी थी, जैसे डर हो कि अगर उसने छोड़ा तो फिर से अंधेरे में गिर जाएगी। वहीं वेदांश उसे पूरी तरह अपनी बाहों में समेट लिया, बहुत मजबूती से, बहुत संभाल कर, जैसे कोई टूटी हुई चीज़ पकड़ता हो, जिसे फिर से टूटने नहीं देना चाहता। उसने मन्नत के सिर को अपने सीने से
लगा लिया और उसे बस रोने दिया, क्योंकि वो जानता था इस वक्त उसे शब्दों की नहीं, सुकून की ज़रूरत है। उसका दर्द बाहर आने की ज़रूरत है। मन्नत लगातार रो रही थी। वेदांश की भी आंखें भर चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। धीरे धीरे उसके बालों को सहलाता रहा। मैं हूँ, उसने बेहद धीमी आवाज़ में कहा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा और आप डरिए मत, अब आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जिसे सुनकर पत्थर भी टूट जाए। लूना ये सब देख रही थी। वो समझ गई थी कि इस वक्त इन दोनों के बीच किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह धीरे से कमरे से बाहर निकल गई और अंदर वेदांश उसी फर्श पर बैठा रहा, मन्नत को अपनी बाहों में समेटे हुए, जिसे पूरी दुनिया से छुपा लेना चाहता हो। वहीं मन्नत एक बार फिर वेदांश की बाहों में ही सो गई थी। शायद उसका थका हुआ दिमाग अब खुद को शांत करना चाह रहा था। वेदांश ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। उसकी पलकों पर अब भी आंसुओं की सूखी लकीरें थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। हमेशा खिलखिलाने वाली मन्नत इस वक्त मुरझाए हुए फूल जैसी लग रही थी। वेदांश का सीना दर्द से कस गया। उसने बेहद प्यार से उसके माथे पर अपने होठ रखे और फिर उसे दोबारा अपने सीने से लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ मयंक और शिव सीधे डोमिनियन एंटरप्राइजेस पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही दोनों ने वेदांश के केबिन में कदम रखा, उनकी आंखें फैल गई। पूरा केबिन किसी तूफान का गवाह लग रहा था। तभी उनकी नज़र सोफे पर बैठी लूना पर पड़ी। लूना इस वक्त पूरी तरह बिखरी हुई लग रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें सूज चुकी थी और चेहरे पर साफ लाचारी दिखाई दे रही थी। दोनों तुरंत उसके पास पहुँचे। लूना, शिव की आवाज़ घबराहट से भर गई। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हुआ? लूना ने जैसे उन दोनों को देखा, वह तुरंत खड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखें भर आई। शिव का दिल धक से रह गया। मयंक की मुठ्ठियाँ धीरे धीरे कस गई। फिर लूना ने एक एक करके सारी बातें उन्हें बता दी। कैसे दो नकाबपोश आए, कैसे उन्होंने पूरा प्लान किया था, कैसे मन्नत के दिमाग को जानबूझकर ट्रिगर किया गया और कैसे वो अचानक टूट गई। हर बात के साथ कमरे का माहौल और भी भारी होता चला गया। शिव की आंखों में खून उतर आया। मयंक ने गुस्से से दांत भींच लिए। लूना ने भराई आवाज़ में कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा बॉस। वे दोनों कौन थे? लेकिन दोनों बहुत चालाक थे। उन्हें सब पता था कब क्या करना है। तभी प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खुला। तीनों की नज़र एक साथ उधर गई। वह मन्नत को बेड पर सुलाकर बाहर आया था, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस था। इतना शांत कि वही शांति सबसे ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में बस अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो किसी की भी रूह हिला दे। मयंक धीरे धीरे उसके करीब आया। मनु कैसी है वेद? वेदांश ने कुछ पल तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने गहरी सांस ली और बेहद धीमी आवाज़ में कहा, सो रही हैं। लेकिन उसके इन दो शब्दों में इतना दर्द था कि तीनों का दिल भारी हो गया। केबिन में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, इतना गहरा कि बस चारों की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हवा तक भारी लग रही थी। तभी लूना ने धीरे से चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज़ अब भी काँप रही थी। मुझे लगता है क्वीन को सिर्फ राव और उसके कैंपस तक की ही यादें वापस आई है। तीनों की नज़रें तुरंत उसकी तरफ उठ गई। लूना ने गहरी सांस ली। जब मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया था, तब उनके होठों से बार बार सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, आलिया। यह नाम सुनते ही वेदांश की आंखें हल्के से सिकुड़ गई। लूना आगे बोली, इतना ज़रूर समझ में आ रहा है किंग कि उनका दिमाग वहीं जाकर अटक गया है। राव, कैंपस, वही डर, वही अंधेरा, वही टॉर्चर। उसकी आंखें भर आई। प्रॉब्लम यह है किंग कि उनका दिमाग उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन वेदांश अब भी खामोश था, पूरी तरह शांत। इतना शांत कि मयंक और शिव दोनों समझ रहे थे उसके अंदर इस वक्त क्या तूफान चल रहा होगा। तभी मयंक ने दांत भींचते हुए कहा, दुश्मन हमसे एक कदम आगे निकल गया वेद, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये दो नकाबपोश कौन थे। हम तो यही सोच रहे थे कि अंगद से मिलने वाला वैभव है और वैभव तक खबर अंगद पहुंचा रहा है, लेकिन ये तीसरा कौन है जो हमारी नज़रों से बचा रह गया। शिव की आंखें भी गहरी हो गई। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस राव के कैंपस के बारे में उसे सब पता था, हर चीज़। वो सीधे क्वीन के सबसे कमज़ोर हिस्से पर वार कर रहा था। मयंक ने भी भारी आवाज़ में कहा, और राव तो हो ही नहीं सकता है वेद, हमने अपनी आंखों से उसका अंत देखा है।
मलिक के साम्राज्य के साथ साथ मलिक राव और जमीर वो तीनों मर चुके थे। तो फिर उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। तो ये तीसरा नकाबपोश आखिर है कौन? कमरे का तापमान जिससे अचानक गिर गया। तीनों की नज़रें अब वेदांश पर टिक चुकी थी, लेकिन वेदांश अब भी शांत खड़ा था। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। फिर उसने अचानक धीरे धीरे अपनी आंखें उठाई और अगले ही पल तीनों के रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ और था। वेदांश ने बेहद धीमी लेकिन ठंडी आवाज़ में कहा, वह जिंदा है। तीनों की आंखें फैल गई। मयंक फुसफुसाया, क्या? वेदांश की मुट्ठियाँ धीरे धीरे कस गई। जिस तरह उसने मिस मन्नत के दिमाग को ट्रिगर किया, जिस तरह उसे हर डिटेल पता थी, वो कोई बाहर वाला नहीं हो सकता है। उसकी आंखें अब खतरनाक रूप से लाल हो चुकी थी। या तो राव जिंदा है, या उसका कोई ऐसा आदमी है जो सब जानता है, जो उसके बहुत करीबी था। यह सुनकर केबिन में सन्नाटा छा गया। फिर वेदांश ने गहरी सांस ली। उसकी नज़रें शिव और मयंक पर टिक गई। फिर बेहद ठंडी आवाज़ में कहा, वैभव को तड़पाओ, इतना तड़पाओ कि वो खुद अपना आका का नाम बता दे। उसकी आवाज़ में ऐसा खौफ था कि एक पल के लिए कमरे का तापमान तक ठंडा पड़ गया। लूना, शिव और मयंक तीनों चुपचाप उससे देख रहे थे, क्योंकि वो समझ चुके थे वेदांश अब सिर्फ गुस्से में नहीं था, वह अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां वह किसी को भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। वेदांश ने अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली, जबड़े खिंच गए। फिर वह बेहद धीमी लेकिन भारी आवाज़ में बोला, और अब बहुत हो चुका है। अब मैं मिस मन्नत के डर से उन्हें सच बताने से पीछे नहीं हटूंगा। कुछ सच उन्हें मालूम होना चाहिए, ताकि आगे से वो खुद को संभाल सके। तीनों की नज़रें एक पल में वेदांश पर टिक गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ गया था कि वेदांश के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। कुछ पल तक वेदांश खामोश खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम तीनों कबीर का ध्यान रखना, देखना कि वो अपने ऊपर ज़्यादा जोर ना डाले। उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। उसकी आंखों में हल्का दर्द उतर आया, क्योंकि वो जानता था कबीर बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही टूट गया है। फिर अगले ही पल उसकी नज़रें फिर खतरनाक हो गई। और कल जो हुआ उसके बारे में किसी को भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, खासकर कबीर को। मैं नहीं चाहता कि उसे किसी भी तरह की टेंशन हो। उसने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला। चेहरा फिर से बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया। सब मैं संभाल लूँगा। उसकी यह आखिरी लाइन सुनते ही शिव, मयंक और लूना तीनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे जब वेदांश यह कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा, तो उसके बाद या तो दुश्मन खत्म होते हैं या पूरी दुनिया जलती है। वहीं वेदांश जैसे ही प्राइवेट रूम में आया, उसकी नज़र सीधे मन्नत पर जाकर रुकी। मन्नत बेड पर टेक लगाए चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह सुन पड़ चुकी थी, जैसे उसने अपनी आधी जिंदगी खो दी हो। वेदांश का दिल जोर से धड़का। वह बिना कुछ बोले तुरंत उसके पास जाकर बेड के किनारे बैठ गया। उसकी गहरी नज़रें बस मन्नत पर टिकी थी, लेकिन आज पहली बार उसे डर लग रहा था। डर इस बात का कि अगर उसने कुछ पूछा तो शायद मन्नत और टूट जाएगी। कमरे में कुछ पल तक भारी खामोशी छाई रही। फिर अचानक मन्नत ने सामने शून्य में देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, जानते हैं सर, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। वेदांश चुप रहा। मन्नत की आवाज़ बेहद धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द साफ महसूस हो रहा था। दरअसल 3 साल पहले की मेरी सारी यादें मिट चुकी है। मुझे कुछ याद नहीं है। मैं कौन थी, कहाँ से आई थी, मेरा परिवार कौन था, कुछ भी नहीं। मैंने कभी किसी और को नहीं बताया। वेदांश बस उसे सुन रहा था। सच तो वो पहले से जानता था, लेकिन इस वक्त वो मन्नत को रोकना नहीं चाहता था। मन्नत की आंखों में आंसू उतर आए। लेकिन सर, मैं हमेशा से अंधेरे से डरती आई हूँ। मुझे कभी समझ नहीं आया कि आखिर क्यों जब भी अंधेरा होता है ना, मेरा दम घुटने लगता है। उसकी सांसें भारी होने लगी। उसने कांपते हाथों से खुद को पकड़ लिया। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई मुझे छूने की कोशिश कर रहा हो, किसी की गंदी नज़रें मेरे शरीर पर रेंग रही हो। मैं बहुत डर जाती हूँ सर। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वेदांश की मुट्ठियाँ कस चुकी थी।
लेकिन वो अब भी चुप था। मन्नत टूटती आवाज़ में फिर बोली, जब भी मैं कुछ याद करने की कोशिश करती हूँ मेरा सिर फटने लगता है। लेकिन कल उसकी सांस अटक गई। कल यहाँ कोई था, उसकी आवाज़, उसका स्पर्श, उसने मेरे अंदर ऐसा डर पैदा किया कि मन्नत ने कांपते हुए अपना सिर पकड़ लिया। जब उसने कहा ना, उसकी आवाज़ टूट गई कि अपने कपड़े उतारो। ऐसा लगा जैसे वो शब्द मेरे दिमाग में कीड़ों की तरह रेंगने लगे हो। और पहली बार मेरे अतीत की तस्वीरें साफ दिखी। उसकी सांसें बुरी तरह काँप रही थी। मैं कहीं थी सर, उसके कमरे में, और वो सामने बैठा था, मुझे गंदी नज़रों से देख रहा था और मैं, उसकी आंखों में आंसू लगातार गिर रहे थे। मैं अपने कपड़े उतारी थी। मैं इतनी गंदी कैसे हो सकती हूँ सर? मैं किसी के सामने ऐसे कैसे? उसका गला भराया। और आलिया ने मुझे बचाने की कोशिश की थी। हम वहाँ से भाग रहे थे और फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया। वह जगह, वह लोग बहुत गंदे थे सर, बहुत गंदे। अब उसका पूरा शरीर काँप रहा था। लेकिन एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं वहाँ कैसे पहुँची? मेरा परिवार कौन है? मैं कौन हूँ? कुछ भी याद नहीं आ रहा है। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। समझ नहीं आता, भगवान मेरी यादें वापस लाना चाहते हैं तो पूरी क्यों नहीं लौटाते? और अगर नहीं लौटानी है तो ये सब क्यों दिखाया? ये इतनी गंदी बातें मैं खुद को सहन नहीं कर पा रही हूँ सर। ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें आज भी मेरे शरीर पर है। उसका छूना आज भी मेरे ऊपर कीड़ों की तरह रेंग रहा है। कहते कहते मन्नत की मुठिया चादर में कस गई। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर शब्द के साथ वह अंदर से टूटती जा रही थी। तभी वेदांश ने धीरे से उसके और करीब आया। उसने बहुत प्यार से मन्नत की कांपती उंगलियों को चादर से अलग किया और अपने हाथों में थाम लिया। मन्नत की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वेदांश ने बेहद गहरी लेकिन टूटती आवाज़ में कहा, बस अब और नहीं। मन्नत ने कांपती नज़रों से उसकी तरफ देखा। वेदांश की भी आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन उनमें गुस्से से ज़्यादा दर्द था। उसने धीरे से मन्नत के चेहरे से आंसू पोंछा और कहा, आप गंदी नहीं हो जान। गंदे वे लोग हैं जिन्होंने आपके डर, आपकी मजबूरी, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। गलती आपकी नहीं थी। उसने मन्नत के चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। अगर किसी इंसान को ज़बरदस्ती तोड़ा जाए, डराया जाए, उसे मजबूर किया जाए, तो उससे उसकी पवित्रता नहीं छिनती, उनका दर्द बढ़ता है। और मैं, वेदांश की आवाज़ भरा गई, मैं आपको अब और टूटने नहीं दूंगा। मन्नत की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। फिर वेदांश ने गहरी सांस ली और नरम और धीमी आवाज़ में कहा, अगर मैं आज आपसे कुछ कहूँ तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगी? बिना सवाल किए, बिना जवाब मांगे, बिना अपने दिमाग पर जोर डाले, क्या आप सिर्फ मेरी बात मानेंगी? मन्नत के चेहरे पर फिर से उलझन उतर आई। उसकी आंखें वेदांश को पढ़ने की कोशिश करने लगी, जैसे उसका दिल कुछ पहचानना चाहता हो लेकिन दिमाग उसे रोक रहा हो। तभी वेदांश ने उसके माथे पर हाथ रखकर बहुत प्यार से कहा, नहीं जान, अगर आप इस तरह हर चीज़ को सोचती रही तो मैं आपको इस दर्द से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार अपने एहसासों को सुनिए और मुझ पर भरोसा कीजिए। मन्नत की सांसें अब भी भारी थी, लेकिन ना जाने क्यों वेदांश की आवाज़ उसके अंदर के तूफान को थोड़ा शांत कर रही थी। उसने कांपते होठों से धीरे से कहा, हाँ। और अगले ही पल वेदांश उसे लेकर सीधे डोमिनियन एंटरप्राइजेस से नीचे आ गया। उसने खुद कार का दरवाज़ा खोला और बहुत संभाल कर मन्नत को अंदर बैठाया। पूरे रास्ते मन्नत चुपचाप सिर्फ वेदांश को देखती रही। उसकी नज़रें बार बार उसके चेहरे पर टिक जाती। कुछ देर बाद कार एक बड़े फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। जैसे ही मन्नत ने सामने नज़रें उठाई, उसकी सांस हलक से ही अटक गई। दिल एक पल को जोर से धड़का। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें चमक कर गायब हो गई। वेदांश कार से उतरा और दूसरी तरफ आकर उसने खुद मन्नत के लिए दरवाज़ा खोला। वह जैसे ही बाहर उतरी, एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी
वो फार्म हाउस, उसका हर कोना, हर हवा, हर खुशबू जैसे उसे पहचान रही हो, जैसे वो जगह फुसफुसा कर कह रही हो, उनकी मन्नत लौट आई है। अचानक मन्नत के सिर में तेज दर्द उठा। कुछ टूटी हुई तस्वीरें फिर से उभरने लगी। एक टेरेस, हवा में उड़ते फूल, किसी की हंसी, किसी की बाहें, और अगले ही पल मन्नत ने घबराकर अपनी आंखें बंद करनी चाहिए, लेकिन तभी वेदांश ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ बेहद गहरी थी। एक बार भी अपनी आंखें बंद मत कीजिए जब तक मैं ना कहूँ। मन्नत ने कांपती नज़रों से उसे देखा। वेदांश की पकड़ मजबूत थी, जैसे वह उसे अंधेरे में गिरने से रोक रहा हो, और इस बार उसने भी ठान लिया था अब वह मन्नत को उसके डर के हवाले नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे उसकी टूटी हुई यादों से लड़ना पड़े या पूरी दुनिया से। वह धीरे धीरे मन्नत को लेकर फार्म हाउस के अंदर चला गया। जैसे ही मन्नत अंदर पहुंची, उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। उसकी आंखें हर चीज़ को दिखने लगी। सफ़ेद पर्दे, लकड़ी की सीढ़ियाँ, दीवारों पर लगी हल्की पीली लाइट, सब कुछ उसके अंदर कुछ जगा रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक हल्की सी तस्वीर चमकी। वो खुद सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आ रही थी और पीछे से कोई उसे पकड़कर अपनी बाहों में खींच रहा था। जान, गिर जाएंगी। वही आवाज़ वेदांश की। मन्नत का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। सर, उसकी सांसें तेज हो गई। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। वेदांश तुरंत उसके सामने आ गया। उसने बिना घबराए बहुत प्यार से उसका चेहरा ऊपर उठाया। डरिए मत, कुछ याद आए तो आने दीजिए, उसे रोकिए मत, मैं यहीं हूँ। मन्नत की आंखें भर आई। उसकी सांसें अब इतनी भारी हो चुकी थी जैसे उसका सीना अभी फट जाएगा। उसका सिर बुरी तरह दर्द से धड़क रहा था। कनपटियों की नसें उभर आई थी। वो हाँफते हुए पीछे हटने लगी और लगभग टूटती हुई आवाज़ में बोली, नो सर, प्लीज़ प्लीज़, मुझे कुछ भी याद नहीं करना है। मैं मर जाऊंगी। मेरा दिमाग फट रहा है। मुझे यहाँ से ले चलिए प्लीज़, मुझे कुछ याद नहीं करना है। उसका शरीर लड़खड़ाने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल वो गिर जाएगी। लेकिन तभी वेदांश ने तेजी से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन दर्द देने वाली नहीं। वह अपनी गहरी आंखों से उसे देखते हुए बोला, मेरी आंखों में देखिए जान। मन्नत ने नम आंखों से उसकी आंखों में देखा और अपनी कांपती आवाज़ में कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्यों? मैंने आप पर भरोसा करके अपने दिल की बात बताई, अपनी कमजोरी बताई, और आप मुझे यहाँ ले आए। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं सच में मर जाऊँगी। लेकिन इस बार वेदांश का चेहरा बिल्कुल सख्त था। उसकी आंखों में दर्द था, मगर फैसला उससे भी ज़्यादा मजबूत। वह ठंडी लेकिन गहरी आवाज़ में बोला, मैंने कहा था ना, आप सवाल नहीं करेंगी, तो अब मेरा जवाब सुनिए। मन्नत की सांस अटक गई। वेदांश ने उसके आंसू से भीगे चेहरे को देखते हुए कहा, आप अपनी यादों से भाग नहीं सकती। आज नहीं तो कल वो आपको फिर से ढूंढ लेंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मन्नत बस उसे देख रही थी। तभी वेदांश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखा, जैसे वह खुद इस सच को बोलने से डरता रहा हो। फिर वह बहुत धीमी लेकिन टूटी हुई आवाज़ में कहा, अब मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह कहूँगा, क्योंकि मैं खुद डरता था। लेकिन अब नहीं, अब अगर आप टूटेंगी तो मैं आपको संभाल लूँगा। उसने मन्नत की आंखों में देखते हुए कहा, सच ये है कि मेरी पत्नी मन्नत कोई और नहीं, आप है। यह सुनते ही मन्नत की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सांस जैसे वहीं रुक गई। वह अविश्वास से वेदांश को देखने लगी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। वेदांश के मुंह से निकला वो एक सच जिससे मन्नत की सांसें तक रुक दी। मेरी पत्नी मन्नत कोई और नहीं, आप हो। लेकिन क्या मन्नत इस सच को स्वीकार कर पाएगी, या उसकी टूटी हुई यादें सब कुछ तबाह कर देगी? तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।